नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज हम स्टॉक मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, ऑयल को डिस्कस करेंगे, मेटल्स को डिस्कस करेंगे, गोल्ड को डिस्कस करेंगे, पेट्रोकेमिकल्स को देखेंगे और अपने तीसरे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच के अंदर हम इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जबकि स्वॉट के सेक्शन में हम आज हम एक वेबिनार है जो पाइड ने कंडक्ट किया था, हम उसकी फाइंडिंग्स को देखेंगे और उसका मौजू था कि पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं क्यों ग्रो नहीं करते। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन, सबसे पहले हम आज वर्ल्ड स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि कल एशिया के अंदर काफी सारी नेगेटिव जो मार्केट्स थी वो क्लोज हुई, लेकिन आज काफी बेहतरी देखी गई। नाज़रीन, उसकी बेसिक वजह थी, हमने कल भी डिस्कस किया था कि मिस्टर पावेल जो कि यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उनकी जो है उन्होंने खिताब करना था और उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी जाहिर की जिससे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। हम इंशाल्लाह लेटर ऑन इस पे तफसील से डिस्कस करेंगे। और फिर जो ओवरनाइट इसकी पॉजिटिविटी थी वो एशिया के अंदर भी हमने देखी। इसके अलावा जून का इकोनॉमिक डेटा और इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डेटा है चाइना का, वो भी हमारे सामने, और हमने देखा कि जो इम्प्रूवमेंट हमें पीएमआई में नजर आई है उसने ट्रांसलेट किया शंघाई कॉम्पोजिट में भी। और हम ये देख रहे हैं कि जापान के अंदर उनका बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं वो निकल रहे हैं, कुछ स्टिमुलस के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी तरफ से जो डिले हो रहा है उसकी वजह से मार्केट को आज उसने इम्पैक्ट किया। हांगकांग की मार्केट आज ऑफ थी। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, आज वहां पे इंप्रूवमेंट देखी गई। हमने देखा कि वहां पर जो सेंटिमेंट्स हैं वहां पर बदल रहे हैं, दो कि वहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो रोजाना तकरीबन 1000 आ रहे हैं, लेकिन वहां पर सेंटिमेंट्स इंप्रूव करते जा रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, साउथ कोरिया की जो मार्केट है तकरीबन फ्लैट रही है, लेकिन कुछ डिक्रीमेंट देखी गई है। अगर हम मिडिल ईस्ट की मार्केट्स की बात करें तो आज हमें 2 दिन की नेगेटिव रैली के बाद सऊदी तदावल में पॉजिटिव रैली नजर आई और हमने ये देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मार्केट जो है पॉजिटिव हो गई। अगर हम यूएई की जो स्टॉक मार्केट उनको डिस्कस करें तो दोनों ही नेगेटिव रही हैं। हालांकि आज प्रॉपर्टी जायंट्स जो हैं उनकी जो ट्रेड है वो अच्छी हुई, लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी वजह से जो यूएई की जो मार्केट्स हैं वो नेगेटिव रही हैं। अगर हम यूरोप की मार्केट्स को देखें तो आज इंट्राडे के अंदर हमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नजर आया। नाज़रीन, क्लोज होने से पहले तक लंदन की जो स्टॉक मार्केट है वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रही थी, लेकिन क्लोज उसने नेगेटिव किया है। हम देख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर आज तीसरा दिन है और नेगेटिव रैली बरकरार है, जबकि जर्मन की स्टॉक मार्केट भी क्लोजर से पहले पॉजिटिव थी बट इट टर्न नेगेटिव। टर्की की जो स्टॉक मार्केट है ना, आज सारा दिन ही नेगेटिव रही और हमने देखा कि वहां पर 1% की जो है कमी देखी गई। नाज़रीन, यूरोप के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रिवाइव तो हो रही और हमने देखा था कि मई का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो इंडिकेटर्स थे वो काफी इंप्रूव्ड आए, लेकिन जो सेकंड वेव की जो वरीज हैं वो अभी भी मौजूद है। अगर हम खासतौर पर लंदन स्टॉक मार्केट की बात करें, वहां पर जो पॉजिटिविटी आज हमें सारा दिन नजर आई उसकी बेसिक वजह यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से जो पॉजिटिव खबरें आई हैं वो, लेकिन जो कंसर्न्स थे उन्होंने उसको ओवरशैडो कर दिया और हमने देखा कि मार्केट जो है उसने नेगेटिवली क्लोज किया। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो अंटिल 12 PM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक तीनों की तीनों मार्केट्स हैं वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रही हैं। ना फिर उतार चढ़ाव भी देखा गया पिछले तकरीबन 2.5 घंटे के दौरान। जो मार्केट्स हैं वहां पर अप्स एंड डाउन्स आए। आगाज डाउ जोन्स से बेहतर किया था, लेकिन नैस्डैक ने नेगेटिवली इसका स्टार्ट किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं सब तीनों मार्केट्स हैं वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रही हैं। बेसिक वजह कल का जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेहतर है, क्योंकि जो मई का एम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसने तकरीबन
25 लाख नौकरियां जो हैं उस वो हमें नजर आई कि वहां पर आई हैं। मई के अंदर जनरेट हुई है 2.5 मिलियन जॉब्स, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। और इसी ने पिछले हफ्ते भी यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी किया। लेकिन देखना होगा कि कल की जो रिपोर्ट आती है एम्प्लॉयमेंट डेटा की, वो हमें क्या ट्रांसलेट करती है। ना फिर अगर हम आज के कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो हमने देखा कि मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हफ्ते जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है और मार्केट जो है 35,000 की तरफ जा सकती है। हमने देखा कि इट इज इंच क्लोजर टू 35,000 मार्क, और ये बहुत बेहतर होगा अगर मार्केट 35,000 की तरफ चली जाती है। नाज़रीन, आज 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 467 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,889 के लेवल पे पहुंच गया। तकरीबन 196 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, जो कि गुज़श्ता रोज से 73 मिलियन ज्यादा है, जो कि नाज़रीन बहुत ही दिनों के बाद हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो इंप्रूव किए हैं। केएसई 100 में तकरीबन 92 जो स्टॉक्स हैं उनकी ट्रेड हुई, जिनमें से 62 पॉजिटिव और 28 नेगेटिव रहे। ना फिर मार्केट लीडर्स में आज हमें एज यूजुअल सीमेंट नजर आए, लेकिन आज हमें ओएमसीज जो है वो नजर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर हमें एज यूजुअल नजर आ रहे हैं, जबकि पावर सेक्टर ने अपने आप को ऐड किया है, और ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है वो भी आज दोबारा मार्केट लीडर्स में आए। इंट्राडे में नाज़रीन आज सारा दिन इजाफा देखा गया, उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन नेगेटिव गुज़श्ता रोज के मुकाबले नेगेटिव नहीं रही और पॉजिटिवली रैली करती रही। और ये हो सकता है नाज़रीन जो बुलिश स्ट्रीक है ये जारी रहे। और हमने देखा कि जिस तरीके से बजट बिला किसी तात्तुल के अप्रूव हो गया, तो इससे बहुत ज्यादा मार्केट को जो है वो इन्फ्लुएंस किया। नाज़रीन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो अब इस महीने जो रिपोर्ट्स आएंगी क्वार्टरली, वो क्या आती हैं, क्योंकि तकरीबन एक महीने के बाद जो है इस क्वार्टर टू की रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन इसके बारे में स्पेकुलेशंस जो हैं अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी, और खास तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डेटा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स का डेटा है, एक्सपोर्ट्स का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं, और डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो भी अपडेट होंगे अगले हफ्ते। तो हम देखते हैं कि क्या नंबर्स हैं और क्या इन्फ्लुएंस वो करते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि अगले 2 दिन ये जो पॉजिटिव रैली है जारी रहे, और अगर 35 मार्क को क्रॉस करते तो इसका मतलब ये है कि नाज़रीन मार्केट के अंदर जो एंटिसिपेशन है और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहा है, और उन्हें ये नजर आना स्टार्ट हो गया है कि अब मार्केट को डिफ्लेशनरी प्रेशर की तरफ नहीं लेकर जाना और मार्केट को इंप्रूव करना है, और यही वाहिद हल है कि मार्केट को इंप्रूव किया जाए। नाज़रीन, हमने जो आज इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को पहले देखा, उसकी बेसिक वजह हम ईयर ऑन ईयर रिव्यू करना चाह रहे हैं। ना फिर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर हमें तकरीबन 500 2019 के साल के मुकाबले में तकरीबन 520 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ना फिर हम इसको क्लोजली देखते हैं। ना फिर जुलाई के अंदर बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन थी कि आईएमएफ की जो है वो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, लेकिन हमने देखा कि जुलाई और अगस्त को ये मिल गई, और उसके बाद जो उस वक्त जो है आईएमएफ की तरफ से जो हमें $6 अरब मिलने हैं और उसकी जो ट्रेंचेस आ रही हैं, उसने मार्केट को बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया जुलाई के शुरू में। लेकिन मार्केट पे नेगेटिव गई है, क्योंकि हमें बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कोई ज्यादा हरकत नजर नहीं आ रही थी। हम ये देख रहे थे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चली गई थी, और हमने देखा कि ईयरली लो भी हमें नजर आया। और उसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी जब नंबर्स आए, हमने देखा कि जब पॉलिसी रेट को मेंटेन किया गया, बल्कि पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया, और तकरीबन ये 13.25 तक पिछले साल तक रहा। तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा हुई तो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आया, और फिर उन्होंने मार्केट को उठा दिया, और हमने देखा कि मार्केट फिर इस लेवल पर ऊपर गई है ना। फिर इसके बाद डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर उतार चढ़ाव हमें नजर आता रहे, क्योंकि 2019 का जो साल था वो हमारे लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था, लेकिन फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट नजर आती है जैसे ही आईएमएफ की तरफ से कॉन्फिडेंस आता है और फर्स्ट ट्रेंच आती है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है।
यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे मार्केट को, और हमने देखा कि 2019-2020 का जो साल है उसमें हमने बहुत ज्यादा इजाफा देखा, और मार्केट जो है वो 35 सॉरी मार्केट जो है ना फिर 43,000 की सतह पर पहुंच गई यहाँ पर। ना फिर हमने देखा कि जब मार्केट अपनी ऊपर की सतह पर पहुंच गई, उसके बाद जब 2020 का जनवरी आता है तो यहाँ पर एक तो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है वो तो चल रही थी, जिसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को हर्ट किया, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा था, और हमारा पूरा क्वार्टर जो है वो रिसेशन की तरफ रहा था। 2 अक्टूबर के अंदर हमारा जो एक हमें पॉजिटिव न्यूज आई थी, जहां पर पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया था, चाहे फ्यू मिलियन डॉलर्स थे, लेकिन पॉजिटिव हो गया था। लेकिन जनवरी के अंदर हमने ये देखा कि यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉम्बिंग्स होती हैं, एक दूसरे के इलाकों को ये हिट करते हैं, और मार्केट सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया की इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है, उनको भी नेगेटिवली इसने इन्फ्लुएंस किया। उसके अलावा नगरी चाइना के अंदर आउटब्रेक जो है वो कोविड-19 का हो चुका था, और कंसर्न बढ़ते जा रहे थे, और डब्ल्यूएचओ की तरफ से कंफ्यूजन नजर आ रही थी कि क्या इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन हमने देखा कि फरवरी के अंदर पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पहला केस रिपोर्ट होता है, और पाकिस्तान मार्च 22 को अपना लॉकडाउन लगाता है। उसके अलावा यहाँ पर पॉलिसी रेट में कट देखते हैं कोविड-19 को कंटेन करने के लिए और स्टिमुलस पैकेजेस के लिए, और बिजनेसेस को थोड़ा सा पुश अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पॉलिसी रेट हमें थोड़ा सा कट नजर आ रहा है। हम ये देखने 0.75 जो बेसिस पॉइंट्स थे, सॉरी 75 बेसिस पॉइंट्स जो थे वो कम होते हैं। लॉकडाउन यहाँ पर हो गया था मार्च 22 को, और हम ये देखते हैं कि उसके बाद मार्केट जो है पॉजिटिवली अपवर्ड लेवल रैली की तरफ जा रही है, और जैसे जैसे पॉलिसी रेट में कट होता जा रहा है और इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो टिल्ट है वो एक्विटीज की तरफ आती जा रही है नाज़रीन, क्योंकि वहां पर उनको सेविंग्स नजर नहीं आ रही है, वहां पर उनको प्रॉफिट्स नजर नहीं आ रहे, तो वो एक्विटीज की तरफ आ गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि जब से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, बहुत से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लिया, और फिर लोकल इन्वेस्टर्स को मौका मिला और उन्होंने फिर बाइंग की, और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, हमें काफी बेहतर मार्केट नजर आई, वो देखा हमने कि 34,000 के मार्क के करीब करीब यहाँ पर पहुंचे। रेट कट मुसलसल नजर आ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, और हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स और उनको पॉलिसी डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा। हमने कई दफा डिस्कस भी किया है कि पॉलिसी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, सवाए इसके कि स्टेट बैंक की तरफ से डिफरेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज दी गई ताकि बिजनेस खासतौर पे एसएमई जो हैं वो सस्टेन कर सकें। हाँ, हमने देखा कि मार्केट के अंदर ऑयल शॉर्टेज हमें नजर आई, हमने देखा कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट हुई जिसने मार्केट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, जिसमें खासतौर पर वीट की शॉर्टेज की रिपोर्ट है, आईपीपीएस की रिपोर्ट है, और हमने देखा कि शुगर की रिपोर्ट भी आई, तो मार्केट को उन्होंने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जून ही में हमने जो हमारा जो साल है वो पॉजिटिव और अपबीट मोड पे खत्म होता है, और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है इट इज वेरी क्लोज टू 35,000 लेवल, लेकिन क्लोज 34,500 के करीब करीब करती है, विच इज गुड साइन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें तकरीबन हमें 1.53% का इजाफा नजर आता है, और इसके अलावा नाज़रीन हमने ये देखा कि जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे उनमें फर्टिलाइजर नंबर 1, सीमेंट नंबर 2, फार्मा, टेलीकॉम और बैंक्स एंड टोबैको हमें नजर आए।
नाज़रीन इसके साथ साथ हाँ, अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो जो इन्वेस्ट किया हुआ था हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन $284 मिलियन को बाहर निकाला। कॉर्पोरेट फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन $305 मिलियन निकाले, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $213 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया। और अगर ओवरऑल कराची स्टॉक एक्सचेंज की ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए तो मार्केट कैप जो है वो $43 बिलियन थी 2019 में, और वो डिक्लाइन होकर तकरीबन $39 बिलियन रह गई है। नाज़रीन केसी 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 59 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट देखा, जबकि 48 जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्राइस के अंदर नेगेटिव रैली देखी। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज में सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन ऑयल की प्राइस में हम इंप्रूवमेंट नजर आई थी। हमने देखा कि जैसे मिस्टर पावेल ने अपनी स्पीच को फिनिश किया तो यूएस के अंदर जो प्राइस है ऑयल की वो इट टर्न ग्रीन, और आज सारा दिन एशिया और यूरोप और यूएस के अंदर अभी भी पॉजिटिवली ट्रेड हो रही है। और ब्रेंट की जो नई प्राइस है $41.71 डॉलर पर बैरल है, जो कि 1% इंक्रीज के साथ है, जबकि WTI की जो प्राइस है 39.76 है, जो कि 1.25% ज्यादा है। नाज़रीन आज की जो मेजर बल्कि दो मेजर डेवलपमेंट्स नाज़रीन आज हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि यूएस की जो इन्वेंट्रीज है नाज़रीन उसमें खातिखा कमी देखी गई है, और जिसने मार्केट को बहुत ही पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, और उसने ओवरशैडो कर दिया कि जो लीबिया की तरफ से जो एक सप्लाई सर्ज नजर आया, क्योंकि इस पूरा साल के अंदर लीबिया की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी हर्ट रही, डिफरेंट पॉलिटिकल और सोशल जो उनकी सिचुएशन थी वो थोड़ी टर्मोइल थी। लेकिन हमने देखा कि आज उनकी तरफ से प्रोडक्शन सर्ज की खबरें आई हैं। नाज़रीन मार्केट के अंदर ये इन्फ्लुएंस करना चाहिए था, लेकिन ओवरशैडो हो गया, क्योंकि यूएस की तरफ से और चाइना की तरफ से जो पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा है उसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ऑयल की डिमांड है वो इम्प्रूव कर जाएगी, विच इज गुड। नाज़रीन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ऑयल की प्राइस में स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है। एनालिस्ट के मुताबिक जो ऑयल की प्राइस की एवरेज है वो $40 पर बैरल जो है 2020 के लिए एक्सपेक्ट की जा रही है। लेट्स सी। नाज़रीन अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज को। नाज़रीन यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो बेस मेटल्स की तमाम प्राइसेस हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नजर आ रही हैं, और बेसिक वजह अगर हम बात करें एल्यूमिनियम एंड कॉपर की तो नाज़रीन सप्लाई जो है यहाँ पर कम है, डिमांड ज्यादा है। दो एनालिस्ट कॉपर के लिए कह रहे हैं आज नाज़रीन जो प्राइस हमने देखा है कि लंदन मेटल एक्सचेंज में जो कॉपर की रही है वो अपने नए रेजिस्टेंस लेवल को शायद क्रॉस करने वाली है, यानी कि $6,066 पर टन पर ट्रेड हो रही है, जो कि कल इंशाल्लाह हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे उन प्राइसेस को। नाज़रीन एनालिस्ट के मुताबिक इस वक्त बायर्स जो हैं वो अब ज्यादा प्राइस को एक्सेप्ट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो या खासतौर पे जो बड़ा तबका बायर्स का है वो तकरीबन $5,500 पर मैट्रिक टन जो है उस प्राइस लेवल की तरफ नजरें जमाए हुए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो नजरें पिछले तकरीबन 10 साल की जो बेहतरीन प्राइस हमें नजर आ रही है कॉपर की, क्या ये सस्टेन कर पाएगी या फिर बाइंग प्रेशर की वजह से $5,500 के करीब दोबारा आ जाएगी। उसके अलावा नाज़रीन अगर हम शंघाई मेटल एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर हमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आई प्राइसेस के अंदर, लेकिन कुछ बेस मेटल हैं उनकी मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस में हमें खाते खात कमी भी नजर आई। नाज़रीन अगर कॉपर की बात करें तो इन्वेंट्रीज कम होने की वजह से क्योंकि चिली के अंदर जो प्लांट है वहाँ की जो डिफरेंट प्रोडक्शन साइट्स जो हैं वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, प्रोडक्शन बंद है, तो इसकी वजह से कॉपर की सप्लाईज में काफी कंसर्न देखे जा रहे हैं। और अब ये देखा कि शंघाई मेटल एक्सचेंज के अंदर भी तकरीबन कॉपर की प्राइस में 525 RMB पर मेट्रिक टन इजाफा देखा गया, और एल्यूमिनियम की प्राइस में देखा गया। नाज़रीन एल्यूमिनियम के हवाले से एक न्यूज आई है वो ये कि ईरान जो है शायद एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए या अपने न्यूक्लियर आर्सेनल वेपन्स के लिए यूज करना चाह रहा है।
तो नाज़रीन ये कंसर्न है, और ये हो सकता है एल्यूमिनियम की जो मार्केट है उसको ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे खबर। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम की प्राइस क्या इस खबर से इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती। नाज़रीन लंदन मेटल एक्सचेंज की तरह टिन और निकल की जो प्राइस है उसके अंदर ज्यादा तब्दीली नहीं देखी जा रही। यहाँ पर अगर हम एनालिस्ट की बात करें, उनके मुताबिक कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उन्होंने ओवरनाइट जो गेन किए हैं तकरीबन 1.6% ज्यादा किए हैं, जबकि लेड जो है उसने अर्ली गेन लिए थे लेकिन फिर भी हायर क्लोज किया उसने, जबकि टिन ने जो अर्ली स्लिप था उसको फर्म रखा, जबकि जिंक और निकल जो है तकरीबन फॉल करके 0.7%। नाज़रीन अभी हम देखते हैं कि ये क्या प्राइस सस्टेन करती हैं या नहीं करती, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे इस हवाले से। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड की प्राइस में आज हमें तकरीबन हमें $15 की कमी नजर आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंच गए। $1788 पर आउंस जो है उसकी जो फ्यूचर प्राइस है वो पहुंची, लेकिन स्पॉट प्राइस जो है उसके अंदर हमें डिक्रीमेंट नजर आया। नाज़रीन बेसिक वजह यह कि क्योंकि मिस्टर पॉवेल की पॉजिटिव न्यूज के बाद इन्वेस्टर्स का जो टिल्ट है वो एक्विटीज की तरफ चला गया और गोल्ड से निकल गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इन्वेंट्री में इजाफा भी हो रहा है गोल्ड की, विच शोज कि गोल्ड की डिमांड मौजूद है। नाज़रीन एनालिस्ट के मुताबिक कल का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो हो सकता है इन्वेस्टर्स को जो टिल्ट है दोबारा एक्विटीज की तरफ चल जाए, लेकिन अगर नहीं आता तो गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर्स आएंगे, और हो सकता है कि इसका जो नया रजिस्टर लेवल या हाईएस्ट लेवल $1800 पर आउंस है ये उस तक चला जाए, लेकिन हमें कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी। सिल्वर की बात की जाए तो इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि $18 पर आउंस तक पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ उसके लिए भी कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर हम पाकिस्तान बुलियन की बात करें तो आज सोने की कीमत में इजाफा देखा गया और 1,11,243 रुपए पर तोला 24 कैरेट, जबकि सिल्वर 1,127 रुपए पर तोला रही। फिर अब हम पेट्रोकेमिकल्स की बात कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि नाफ्ता की प्राइस में कल जो है लास्ट वीकेंड पे हमें जो है वो हमें तकरीबन $22 की कमी नजर आई, जबकि एथिलीन और प्रोपिलीन की प्राइसेस अभी भी हाई हैं। हमने देखा कि नाज़रीन पिछले 2 हफ्ते पहले जब हमने आपके साथ ये रिपोर्ट किए थे नंबर, उसके मुकाबले में नाफ्ता के जो नंबर थे तकरीबन $40 पर मेट्रिक टन बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पर जो $22 पर मेट्रिक टन की कमी देखी जा रही है, इसका मतलब है कि प्राइस लेवल 400 के करीब पहुंच चुके थे, which is a high number actually in this scenario, जिसकी वजह से हमें प्रोपिलीन और एथिलीन की जो प्राइस है उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें इजाफा देखा गया। अगर हम पॉलीएथिलीन की बात करें तो नाज़रीन जून की पाकिस्तान के लिए जो जून की ऑफर है मिडल ईस्ट की, उसमें तकरीबन 100 से $120 पर मेट्रिक टन इजाफा देखा गया पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन दोनों के लिए। एचडीपी का जो ग्रेड है उसके लिए उसकी जो करंट प्राइस लेवल है 910 से 920, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो 910 है, जबकि अगर आप कम क्वांटिटी ले रहे हैं तो $920 पर मेट्रिक टन ऑफर आई है। अगर हम एलडीपी की बात करें तो 940 950 पर ऑफर्स हैं, जबकि पॉलीप्रोपिलीन के लिए इंजेक्शन ग्रेड के लिए 950, फिल्म के लिए 980, कोको के लिए ब्लॉक कोको के लिए 1000, जबकि रैंडम को पॉलीमर के लिए 1080 की ऑफर्स मार्केट के अंदर हैं। नाज़रीन डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी जो एक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट नजर आई है और मार्केट के अंदर जो है डिमांड वापस आ रही है और मार्केट बुलिश भी है, और वो ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स दे आर वेरी मच रेडी टू पे इवन $10 to $20 higher to the current price offers, which is a good sign. नाज़रीन यहाँ पर मैं एक स्टैट आपके साथ शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑयल की हैं और उसके बाद जो दूसरी बड़ी इंपोर्ट्स हैं वो केमिकल्स की हैं। तो नाज़रीन ये देखना पड़ेगा अगर केमिकल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो पाकिस्तान ये ट्रांसलेट होंगे पाकिस्तान की जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं प्लास्टिक्स की, खासतौर पे आगे क्रशिंग सीजन आ रहा है नाज़रीन, तो हम ये देख रहे हैं कि जो राफिया की प्राइस है पॉलीप्रोपिलीन की वो बढ़ जाएगी क्योंकि उसके डिमांड में इजाफा हो जाएगा, लेकिन मॉनसून का सीजन आ रहा है उससे पहले नाज़रीन ये जो बाइंग है ये फिनिश करेंगे, तो प्रोबेबली अगले 2 से 3 हफ्ते के दौरान काफी हमें डिमांड में इजाफा देखा जा सकता है क्योंकि मॉनसून की वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन होती है
और स्टॉक पाइल अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे फिर 31 जुलाई को ईद भी आ रही है, तो ईद से 15 दिन पहले तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आज से 15 दिन बाद और ईद से 15 दिन पहले तक जो है मार्केट के अंदर हमें डिमांड लेवल्स नजर आएंगे। स्टॉक पाइल अप होंगे तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर 10 से 20 डॉलर में और इजाफा हो। देखेंगे कि इस हफ्ते जो जुम्मे को जो नेक्स्ट संडे मंडे को जो प्राइस ऑफर्स आती हैं वो क्या आती हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरफ। इकोनॉमी वॉच में सबसे पहले नाज़रीन यूएस की जो कल मिस्टर पॉवेल की जो फाइंडिंग्स हैं हम उनको शेयर कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यूएस के अंदर जो रीबाउंड या इकोनॉमिक रिवाइवल की जो पेस है वो बहुत बेहतर है, और वो कह रहे हैं कि it is sooner than expected, which is a good sign. उनके मुताबिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो इसमें इंप्रूवमेंट हुई है और 85.9 से 98.1 तक पहुंच गया, which is also a good number. वही कहना चाह रहे हैं कि फुल रिकवरी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि मुकम्मल कॉन्फिडेंस जो है वो खरीदारों या कंज्यूमर्स के दरमियान नहीं आता, तब तक वो री एंगेज नहीं होंगे और हम मार्केट के अंदर जो ब्रॉडर सेंस ऑफ एक्टिविटी है वो हमें नजर नहीं आएगी। तो नाज़रीन, ये बहुत जरूरी है, और हमने आपके साथ अपने पीर वाले प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि हुकूमत स्टिमुलस पैकेज देने की बजाय हेल्थ की जो एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करे, ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि वो ठीक हो सकते हैं और इसका इलाज मुमकिन है। इसके अलावा नाज़रीन, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आईएलओ के मुताबिक दुनिया के अंदर जो वर्किंग आवर्स है उसमें तकरीबन 14% कमी हुई है। उनके मुताबिक ये इक्विवेलेंट है तकरीबन 400 मिलियन जॉब्स के बराबर। नाज़रीन, हमने देखा कि यूएस के अंदर तकरीबन 60 मिलियन जॉब्स गई हैं। अगर हम बात करें तो नाज़रीन, दुनिया की तकरीबन 75% जो आबादी है वो लेबर क्लास है, और हमें वहां पर काफी जॉब लॉसेस नजर आए। पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन नाज़रीन 2.5 मिलियन जॉब्स जो हैं वो हमें लॉसेस नजर आए। इस तरह अगर दूसरे मुल्कों की बात करें, नाज़रीन एक्सपेक्टेशन उनके मुताबिक थी कि तकरीबन 10.7% रहेगी, लेकिन 14% हुई है। साउथ अमेरिका में जो एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 20 है। इसका मतलब है कि नाज़रीन जो साउथ अमेरिका के जितने भी मुल्क हैं, जो कि जिनमें ब्राजील शामिल है, मैक्सिको शामिल है, और ये बड़े मुल्क है और यहाँ पर आबादी भी ज्यादा है, वहां पर लेबर क्लास भी ज्यादा है। अगर वहां पर जॉब लॉसेस ज्यादा हैं तो इस वजह से 400 मिलियन जो है इट्स अ वेरी क्लोज नंबर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 15% जो है वर्किंग आवर्स में कमी आई है। नवीन, यहाँ पर एक पॉइंट में क्लियर करता चलूं कि मिस्टर पावल के मुताबिक मई में तकरीबन 2.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं, विच इज अ वेरी 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 बिग नंबर जो करंट सर्कमस्टेंसेस है। और इसका मैं खुद भी शाहिद हूं, क्योंकि मेरे एक और फ्रेंड है जो कि कनाडा में है, उनको जो है उनकी जो जॉब है उनको मिली है। तो इसका मतलब है कि मई के अंदर जो न्यूज है वो दे आर वेरी क्लोज टू द ट्रू सिचुएशन और रियलिटी के बहुत करीब है। अगर हम यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स में तकरीबन 13% कमी देखी गई है। अफ्रीका की बात करें तो 12% है। और नाज़रीन आईएलओ के मुताबिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, तकरीबन दुनिया में सबसे ज्यादा जो हिट हुई है वो वुमेन लेबर क्लास है। नाज़रीन, ये हमें साफ नजर आता है क्योंकि बहुत से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं आए, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो वुमेन जो काम करती हैं उनको काफी जॉब लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा। नाज़रीन, एक और पॉजिटिव न्यूज हमें चाइना की तरफ से हमने डिस्कस भी किया इसको कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई, और हमने देखा कि पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो है मई के मुकाबले में तकरीबन 4 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 0.4 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, और ये 50.5 से 50.9 पर पहुंच गया। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सर्विस सेक्टर इसमें शामिल है नाज़रीन, इसके इंडेक्स में तकरीबन जब इसके पॉइंट्स जो हैं इसमें इंप्रूवमेंट आई है और 54.5 है, जो कि मई के मुकाबले में ज्यादा है। नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर यूएस के अंदर भी इकोनॉमिक रिकवरी सूनर देन एक्सपेक्टेड है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना उनकी दूसरी बड़ी इकोनॉमी, अगर दोनों की जो इकोनॉमीज हैं वो वहां पर रिवाइवल एक्टिविटीज नजर आ रही है, इट इज गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसकी एक रिपोर्ट को, जिसके मुताबिक वायरस की वजह से जो डेट क्राइसिस है वो खड़ा होने वाला है।
नाज़रीन ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे हमारे जो बैंक के शेयर्स हैं। हम ये देख रहे हैं कि नाज़रीन कई दिनों से हमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो बैंक्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें नजर नहीं आ रही, और उनकी प्राइसेस में कमी भी देखी गई है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नाज़रीन कि इस साल हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को मना कर दिया है कि आपने अपने डिविडेंड जो हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उनको सेव करके रखना है। तो नाज़रीन अगर ये कंटिन्यू रहा, और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टिमुलस पैकेज के दौरान हम रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी देख रहे हैं और स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, फाइनेंसिंग दी जा रही है, लोग नौजवान लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं, और अगर यहाँ पर अगर हमें ग्रोथ नजर नहीं आती तो क्या होगा? कर्जे दिए जाएंगे इसी तरह, क्योंकि इसके मुताबिक कर्जे जो है उन इंडस्ट्रीज को दिए जाएंगे जो ग्रो कर रही हैं, खासतौर पर फार्मा। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में बात करें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके लिए दिया जाएगा, क्या बाकियों का नहीं दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन। तो ये जरूरी है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर मतला करूं कि बैंक्स को ह्यूज इनकम लॉसेस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पर हो सकते हैं, और हो सकता है कि बैंक्स के जो लॉसेस हैं उसकी वजह से इक्विटीज में उनकी प्राइसेस में काफी हद तक कमी है। तो यहाँ पर हमारे जो स्टॉक मार्केट को डील करते हैं और हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए ये एक सिग्नल है कि वो इस पर ध्यान दें। ना फिर अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट स्वॉट की तरफ। ना फिर स्वॉट में हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ से एक वेबिनार था, हम उसकी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका मौजू था व्हाई डोंट बिजनेसेस ग्रो इन पाकिस्तान। ये एक ऐसा मौजू नाज़रीन, इस पे जितना बोला जाए कम है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ जो फाइंडिंग्स है वो शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले एक बैंक हुआ करता था जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्री को कर्जे दिया करता था। अब ये कमर्शियल बैंक बन गया। वही बात है, डिमांड में इजाफा हुआ खासतौर पे, तो इस वजह से बहुत से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का दौर था 90s में, तो ये बैंक जो है ये भी कमर्शियल बैंक के साथ मर्ज हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान में ग्रोथ की वजह क्या है? पिछले 11 सालों के दौरान इंक्लूडिंग पीटीआई गवर्नमेंट 2019 ईयर तक, 2019 तक, पिछले 11 सालों के दौरान नाज़रीन 2008 से लेकर 2019 तक जो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट है वो इंतहाई कम दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट लेती रही है और बैंक्स देते हैं क्योंकि वहां पर सॉवरेन गारंटी होती है, तो वो बैंक्स उनको देना ज्यादा पसंद करते हैं। नाज़रीन एब्सेंस ऑफ बैंक्रप्सी लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने पुराने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पाकिस्तान के अंदर कानून ही नहीं है, पेटेंट्स के लिए कानून नहीं है, पाकिस्तान में स्ट्रांग नहीं है, कंपटीशन का कानून स्ट्रांग नहीं है। इसी तरह बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी का जो लॉ है वो स्ट्रांग नहीं है। अगर कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है उनके मैटर्स को कैसे टैकल किया जाएगा वो नहीं, क्योंकि बहुत से जो केसेस हैं वो हमारी कोर्ट्स में लटक जाते हैं कई सालों तक। इसके अलावा एंटी ग्रोथ टैक्स पॉलिसी है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी विच इज ट्रू। उसके अलावा नाज़रीन हमारा जो टैक्स कल्चर है वो है ही नहीं। हमने ये कल भी बात की थी कि हमारा जो एफबीआर है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पुअर है कि पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए का जो पोटेंशियल लॉस है वो होता है टैक्सेस में, which is too bad। टैक्स क्रेडिट जो हैं वो बड़े दिनों के बाद दिए जाते हैं, और हमने देखा कि लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है कॉर्पोरेशंस के दौरान, क्योंकि टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता, और उसके बाद अगर कोर्ट में अगर ये मामला चला जाए तो पेंडिंग हो जाता है। हमारी नाज़रीन कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 80% पाकिस्तान की इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड। नाज़रीन यहाँ पे पोटेंशियल देखें कितना है। आप 20% डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उससे टैक्स ले रहे हो, बाकी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं जिसकी भरमार है, और जिससे गरीब आदमी भी उतना ही पिसता है, बल्कि ज्यादा पिसता है, क्योंकि अमीर आदमी को तो उतना फील नहीं होता, गरीब आदमी पिसता है। तो जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी और टैक्स रेट को कम नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे, और टैक्स कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, टैक्स का कल्चर इंप्रूव नहीं करेगा, मोटिवेशन नहीं आएगी टैक्स देने की, और टैक्स अगेंस्ट हमें जो फैसिलिटीज अगर वो नहीं दी जाएंगे तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान में टैक्स की जो टैक्स बेस है वो बढ़ सकती है। मैक्रो अनसस्टेनेबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है, हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है उसने मैक्रो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड की, बजट डेफिसिट ने प्रोवाइड की, खुदा न ख्वास्ता हमने भी पिछले सेगमेंट में बात की अगर डिफॉल्ट्स आ जाते हैं नाज़रीन ये और मैक्रो अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ हम चले जाएंगे। अभी हमने देखा हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो ही सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसकी पॉलिसी नहीं है, थोड़ी सी प्राइस वॉलेटिलिटी आती है, ये लोग बैठ जाते हैं और
प्राइसेस के अंदर जो अगर उतार चढ़ाव आ जाए तो कभी शॉर्टेज कर देते हैं, विच इज टू बैड। पूरा का पूरा मॉडल खराब हुआ पड़ा है ना। फिर इसके अलावा जो फाइनेंस सोर्सिंग पाकिस्तान से बाहर करनी है तो ये आसान नहीं, क्योंकि FATF की वजह से पाकिस्तान के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं उसमें काफी तब्दीली आई है, और ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान से पैसा भेजना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तकरीबन रोजाना की 70 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के क्या नंबर है नाज़रीन, ये अपडेटेड अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बात करें नाज़रीन कॉर्पोरेट साइड की, तो हमें सबसे पहले तो कॉज ये है कि बिजनेस ग्रो नहीं करते। सबसे ज्यादा बात की जाती है जी गवर्नमेंट जो है उस पर डाल दिया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वही खराब है। गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट पिछले 10 साल बहुत बुरी रही है, 2 जमहूरिया हुकूमतें बहुत ही बुरी रही हैं, और हमने देखा बिजनेसेस तबाह हो गए लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज शिफ्ट कर दी, सियालकोट से, फैसलाबाद से, कराची से, बांग्लादेश चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, अफ्रीका के मुल्कों में चले गए। हमारी सीमेंट कंपनी जो है वो अफ्रीका के मुल्कों में चली गई हैं। तो ऐसा तो होना था। ब्रेन ड्रेन हमारे पाकिस्तान में क्यों हो रहा है नाज़रीन, इसी वजह से तो हो रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पर। स्टार्टअप का जो कल्चर है वो उसके अंदर बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी का मॉडल नहीं है। दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एक आदमी इंजीनियर है बट ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। जब वो किसी और पार्टनर को ऐड करते हैं तो उनको धोखे का सामना करना पड़ता है, इंसॉल्वेंसी का सामना करना पड़ता है, क्रेडिट नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में लेना। इसके अलावा नाज़रीन जो पिछली हुकूमत ने 100 अरब रुपए रखे थे नौजवानों के प्रोग्राम के लिए, उसमें गारंटर्स मांगे गए। नाज़रीन सब कहाँ से लाएंगे वो गारंटर्स, वरना फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी जो वो प्लेज करनी पड़ती है, विच इज टू बैड। कैसे करेंगे, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको कर्जा कैसे देंगे। इस हुकूमत ने 50 लाख रुपए तक की जो फैसिलिटी दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात वही आ रही थी नाज़रीन, गारंटी। हमें नजर नहीं आया कि इसके अंदर कितने नौजवान लोगों को दिया गया, क्योंकि कहा गया था वो पिच करेंगे हम उनको पैसे देंगे। हमें तो एक भी पिच नजर नहीं आई अभी तक। आगे चलते ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कल्चर ही नहीं है। कल्चर से क्या हो रहा था नाज़रीन, कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत ही पुअर है। ये आप भी जानते हैं, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं, आपको फिर पैसे की बात मिलेगी, और उनके अलावा अगर आप उनके वर्दी कस्टमर नहीं है तो यू आर अनएबल टू फाइंड अ वेरी गुड कस्टमर सर्विस। मेरिट नहीं है, सिफारिशों पे रखा जाता है, और खास तौर पर इसके अलावा हमारे जो बिजनेसेस, फैमिली बिजनेसेस है, वहां पर तो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बस बेटा होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो काबिल है नहीं है। नाज़रीन इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म जो है, पार्टिसिपेंट जो है, ये कार्टेल जो है, जहाँ जिस तरह शुगर माफिया, सॉरी शुगर कार्टेल है, वीट कार्टेल है, कॉटन कार्टेल है, हमारे जो 5 एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स हैं, SR1125 वाले, वो जो है वो टैक्स रिफॉर्म की तरफ उनकी टिल्ट नहीं है। हाँ, टैक्स बचाने की खातिर दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे कैन आस्क फॉर दी कि टैक्स में छूट दे दी जाए उनको, इसके बारे में लॉबी करेंगे, लेकिन टैक्स में रिफॉर्म्स लाने के लिए कभी भी नहीं करेंगे। आपको कभी नजर नहीं आएगा। हमारी एक तो पॉलिटिकल क्लास के अंदर इतनी विल नहीं है, दूसरा हमारे बिजनेसेस में विल नहीं है, तो ना टैक्स नहीं इकट्ठे होंगे तो फिर पाकिस्तान का तो यही हाल रहेगा। हमारे बिजनेसेस के अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। आपको बहुत से कम बिजनेसेस नजर आएंगे जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जब असद उमर साहब हुआ करते थे एंग्रो के अंदर, तो वो पॉलीमर का बिजनेस वहां पर था, तो फर्टिलाइजर का काम करते थे, लेकिन असद उमर जो है अपने आखिरी वक्त में डेयरी फार्मिंग की तरफ आए, दूध की तरफ आए, मक्खन की तरफ आए। अब आज देखें कि ओमोर है और डेली ओमांग है, और ऑल पर है एंग्रो का। इट्स अ वेरी बिग प्रोडक्ट। तो सेल्फ लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है ना, उसकी तरफ बहुत कम देखते हैं, सब शॉर्ट टर्म देखते हैं, और शॉर्ट टर्म होने की वजह से हमारे जो अक्सर स्टार्टअप्स उनको पैसे नहीं मिलते। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि यार 2 साल 3 साल लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो पूरा स्टेट ऑफ रिसर्च है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देता है पाकिस्तान को, लेकिन अगर नाज़रीन गौर किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान जो एग्री इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पे आपको रिसर्च बहुत कम नजर आएगी। हमें चाइनीज सिखाने के लिए आ रहा है कि अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, मॉडर्न तरीके सिखाने के लिए हमें बाहर से लोग आ रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि दुनिया में कि बाहर के लोग हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता अमन ना होता तो शायद ये भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती ना। ये बड़ी हमारे लिए बहुत ही उदासी की बात है
کہ پاکستان 2 ملین ٹن جو ہے گندم امپورٹ کرے گا، پاکستان 60 لاکھ بیلز جو ہیں وہ امپورٹ کرے گا کاٹن کی، ٹو بیڈ. اور پاکستان تیار ہے کہ شوگر کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے. شوگر کی پرائس یہاں پر بڑھ گئی ہے اور شوگر ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. ناظرین، اینٹی ڈمپنگ لاس کبھی جب بنیں گے پھر لگیں گے، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی پالیسی نہیں ہے. آئی ہیو نیور سین کہ اینٹی ڈمپنگ لاس لگایا گیا ہے یہاں پہ. بالکل بھی پولیٹیکل ول مجھے نظر نہیں آتی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آ رہا ہے. آپ کے کچھ سوالات ہوں اس حوالے سے ضرور پوچھیں اور میں ان کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. مین وائل یہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہیں ایکوٹیز کے حوالے سے، کیونکہ اگر یہ پازیٹیو اسٹریک ہوتی ہے تو ہماری جو مارکیٹ کی سطح 35,000 پوائنٹس کو کراس کر جائے گی، وچ از اے ویری گڈ پوائنٹ. اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک طبقہ جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے، وچ از گڈ. اور اگر جس طریقے سے مسٹر پرائم منسٹر نے بات کی کہ وہ ہی از گوئنگ ٹوورڈ اسٹرکچرل ریفارمس، which is also a very motivating point for the nation and for the businesses as well. کیونکہ اگر ہم آج اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے نا، آپ نے یاد رکھیے کہ ماڈرن اکانومکس کے اندر سسٹمز کام کرتے ہیں. اگر ہم پالیسیز کے اندر انکنسسٹنسی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ سسٹمز نہیں ہوتے. ایک وزیر اعظم عمران خان چلے جائیں گے، اس کے بعد اگر بلاول کی حکومت آتی ہے، وہ عمران خان کے تمام اچھے پوائنٹس، اچھے کاموں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. تو یہ بہت پالیسی انکنسسٹنسی کی وجہ سے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. ناظرین، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا پروگرام آپ کو پسند آیا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. تو انشاءاللہ کل دوبارہ نئے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.